RBSC 10th क्लास बोर्ड के लिए कवि सेनापति द्वारा लिखित ऋतु वर्णन की व्याख्या। इसके अंदर हमारे पास में है जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आपके पास में 4 पद हैं, जिसके अंदर प्रथम पद की व्याख्या। जब हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले जब ध्यान रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि पद के अंदर वर्णित क्या किया गया है, इस बात का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो प्रथम पद के अंदर हम जो देखते हैं, इसके अंदर सेनापति ने किसका वसंत ऋतु का गुणगान किया है। वसंत ऋतु क्या कहलाती है? सभी ऋतुओं में ऋतुराज कहलाती है। तो इसी का वर्णन करते हुए सेनापति ने ऋतुराज को क्या कहा है? राजा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस पूरे पाठ अभी पद की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली पंक्ति, बरन बरन तरु फूले उपवन वन। बरन बरन भांति भांति के, तरु मतलब पेड़, फूले मतलब फूल, उपवन वन। ठीक है, वन और बाग बगीचों में, उद्यानों में भांति भांति के पेड़ों पर फूल खिले हैं। पेड़ों पर भांति भांति के फूल उपवन और वन में खिले हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। लहियतु मतलब सुशोभित, चतुरंग मतलब चतुरंगणी सेना। तो ऐसा प्रतीत होता है, वो फूल कैसे प्रतीत होते हैं? चतुरंगणी सेना के समान। जिस प्रकार से राजा के पास में चतुरंगणी सेना होती है। चतुरंगणी सेना में क्या होते हैं? घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, रथ होते हैं, पैदल सेना होती है। ठीक है, तो ये चारों अंग मिलकर के चतुरंगणी सेना बनाते हैं। तो इसी प्रकार से चतुरंग संग दल लहियतु है। वर्षा, ये बसंत ऋतु कैसे प्रतीत होती है? एक राजा के समान जिसकी चतुरंगणी सेना है, और वो अब चतुरंगणी सेना के साथ में शोभायमान प्रतीत होता है। इसी प्रकार से बसंत ऋतु भी कैसी फूलों के साथ में, विभिन्न प्रकार के फूलों के साथ में अपनी चतुरंगणी सेना के समान प्रतीत होता है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है। बंदी जन जिस प्रकार से राजा का, ठीक है, जिमी मतलब जैसे, बंदी जन जैसे राजा का यशोगान करते हैं, उसी प्रकार से बिरद, यश, बिरद मतलब यशोगान। ठीक है, वीर मतलब तोते, कोकिल मतलब कोयल। जिस प्रकार से बंदी जन राजा का यशोगान करते हैं, उसी प्रकार से वसंत ऋतु में तोते और कोकिल जो बोलते हैं, आवाज करते हैं, कूकते हैं, उनकी आवाज कैसे लगती है कि वो वसंत ऋतु के लिए क्या कर रहे हैं? यशोगान गा रहे हैं। गूंजत मधुप गान गुन गह्यतु है। मधुप मतलब भंवरे, और भौरों की मधुर गुंजान भी, गुंजान। ठीक है, भौरों की मधुर गुनगुन भी ऐसा लगता है कि वो भी गुण ग्रहण करते हुए किसका? वसंत ऋतु का गुणगान कर रहे हैं। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई। चारों तरफ पुहपन पुष्पों, पुहपन पुष्पों, सुबास मतलब सुगंध। आसपास समस्त वातावरण में पुष्पों की सुगंध व्याप्त है। सोई मतलब व्याप्त है। सोने की सुगंध मांझ सने रहियतु है। सोने की सुगंध यहाँ पर किसके लिए आया है? राजा के महलों के लिए। ठीक है, जैसे राजा के महलों में चारों तरफ सुगंध व्याप्त रहती है। सने मतलब व्याप्त या लिप्त। जिस प्रकार से राजा के महलों में सर्वत्र सुगंध व्याप्त रहती है, उसी प्रकार से वातावरण में पुष्पों की सुगंध व्याप्त रहती है। वसंत ऋतु आने पर चारों तरफ वातावरण में किसकी? फूलों की सुगंध व्याप्त रहती है, क्योंकि हर जगह फूल ही फूल खिले रहते हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज। आज सेनापति कहते हैं कि वसंत ऋतु आज शोभा के समूह के साथ, शोभा के समूह के साथ सुख साज, आज सभी सुख साजों के समान सहित आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है। आज बसंत ऋतु ऐसा लग रहा है एक राजा की भांति अपने लाव लश्कर के साथ में, सुख साज सामान के साथ में आ रहा है। इसीलिए बसंत ऋतु को समस्त ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इस प्रकार से प्रथम पद की व्याख्या में सेनापति ने किसका वर्णन किया है? वसंत ऋतु का वर्णन किया है। सेनापति द्वारा रचित दूसरे पद में बहुत ध्यान देने की बात है। दूसरे पद में इन्होंने जो सेनापति ने ऋतु वर्णन किया है, इसमें ग्रीष्म ऋतु का और वर्षा ऋतु का एक समान ही वर्णन एक ही पद में किया है। तो इसकी व्याख्या हमें दो रूपों में करनी पड़ेगी, एक ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में, दूसरी करनी पड़ेगी हमें वर्षा ऋतु के संदर्भ में। तो सबसे पहले मैं आपको व्याख्या समझा रही हूँ ग्रीष्म ऋतु के
पक्ष में कि ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में हमें इसकी व्याख्या किस प्रकार से करनी है। अगर आपके पेपर में आती है ये व्याख्या तो आपको किस प्रकार से, एक तो ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में, द्वितीय वर्षा ऋतु के पक्ष में, तो दोनों रूपों में आपको व्याख्या करनी है। तो आपको सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में हमें व्याख्या करनी है। इसमें देखिए, देखे क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर। कवि क्या कहते हैं, देखो क्षिति, क्षिति मतलब क्या होता है, पृथ्वी, जले मतलब जल, यहाँ जले मतलब यहाँ पर जलन, ठीक है, प्रचंड ताप से, चारी ओर छोर। सेनापति कहते हैं कि पृथ्वी और अंबर चारों ओर से प्रचंड ताप से घिरे हुए हैं, या पृथ्वी और आकाश में चारों तरफ क्या फैल रहा है, प्रचंड ताप फैल रहा है, ग्रीष्म का प्रचंड ताप फैल रहा है। तीन तरबर सभी को रूप हरियो है। तीन, तीन मतलब उसने, तरबर मतलब तरु, पेड़ पौधे, ठीक है, सभी को रूप हरियो है। इस गर्मी ने, इस प्रचंड ताप ने सभी का, पेड़ पौधों का, यानी कि सारी हरियाली को नष्ट कर दिया है। सभी पेड़ पौधे इस प्रचंड ताप के कारण सूख गए हैं। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। इस ग्रीष्म काल में सभी जगह, महाजर मतलब क्या है, प्रचंड ताप, भयानक ताप, ठीक है, लू जो चल रही है वो दावाग्नि के समान प्रतीत हो रही है। दावाग्नि किसको कहते हैं, जंगल में आग जैसे लग जाती है उसको क्या कहते हैं, दावाग्नि। तो भादव यहाँ पर दो प्रकार से प्रयुक्त होगा। भादव एक तो भादवे के महीने के तौर पर, एक होगा किसके लिए, दावाग्नि के। तो भादव का दो तरह से अर्थ निकलेगा। ग्रीष्म के पक्ष में, ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। महाजर मतलब प्रचंड ताप की के कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर दावाग्नि फैल गई है, मतलब चारों तरफ प्रचंड ताप फैल गया है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और चारों तरफ जो तेज, जलद मतलब यहाँ पे जलने वाली पवन चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ अपना प्रचंड ताप फैला रही है, लोगों के शरीरों को सेक रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। यहाँ पर सभी लोग ऐसे ग्रीष्म काल में, ऐसे प्रचंड ताप में सभी लोग क्या, नदी के शीतल पानी में जा करके उसका पान करने से या नदी का शीतल जल पीने से अपने आप को क्या पाते हैं, अपने आप को सुखी करते हैं, या नदी के जल में नहाने से अपने आप को सुखी करते हैं। सीरी घन छाह चाही बोई चित धरियो है, और सीरी मतलब शीतल, ठीक है, और शीतल पेड़ों की छाया में, पेड़ की शीतल छाया में जाने का, जा करके उनका आराम करने का, उनका शरीर को थोड़ा सा आराम करने का उनका मन करता है। चित्त मतलब मन, चाहे बोई मतलब चाहता है, और उनका मन चाहता है कि वो जाकर के किसी पेड़ की घनी छाया में जाकर के विश्राम करें। किससे बचने के लिए, गर्मी के प्रचंड ताप से बचने के लिए। अब देखिए, देखो चतुराई सेनापति कविताई की क्यों। सेनापति कहते हैं कि देखिए मेरी कविता की चतुराई देखिए, ठीक है, सेनापति कहते हैं मेरी कविता की चतुराई तो देखिए। ग्रीष्म विषम बरसाही की सम करियो है, मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वर्षा के समान कर दिया है। इस पूरे पद में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, जिसमें एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। तो दो अर्थ निकलने के कारण इस पद की व्याख्या एक हम करेंगे ग्रीष्म के पक्ष में, एक हम करेंगे वर्षा ऋतु के पक्ष में। तो ये हुई है आपकी व्याख्या किसके पक्ष में, ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में। अब इसी पद की व्याख्या अब हम करते हैं किसमें, वर्षा ऋतु के पक्ष में। वर्षा ऋतु के पक्ष में हम जब व्याख्या करते हैं तो देखिए, क्षिति किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का। देखिए क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर। वर्षा ऋतु के संदर्भ में सेनापति कहते हैं कि देखें क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर। वर्षा ऋतु के वर्षा काल में क्या होता है, पृथ्वी और अंबर यानी कि आसमान चारों तरफ से किससे छा जाते हैं, चारों तरफ जल ही जल छा जाता है, जल ही जल फैल जाता है। दिन तीन तरबर सभी को रूप हरियो है, और तीन मतलब उसने, और इस जल प्रलय ने, ठीक है, तरबर सभी पेड़ पौधों का रूप नष्ट कर दिया है। हरियो मतलब हर लिया है, नष्ट कर दिया है, उजाड़ उखाड़ दिया है। इस जल की बाढ़ ने, जल प्रलय ने, जल प्रपात ने सभी पेड़ पौधों को उखाड़ दिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। वर्षा काल की ये जो झड़ी है, वर्षा की जो झड़ी है, जो
वर्षा तेजी से होती है। ये कब तक चलती है? भादवे के महीने, भादव की होती चले, भादवे के महीने, भादव का महीना होता है, भादवे का महीना होता है। वर्षा काल कब तक चलता है? भादवे के महीने तक चलता है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जलद पवन, जल रूपी जो बादल रूपी, ठीक है, जलद मतलब बादल, मेघ रूपी जो घटाएं हैं, मेघ रूपी घटाएं हैं, चारों ओर किसका? जल का सिंचन करती रहती हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। तरनी किसके लिए आया है? सूर्य के लिए भी और नौका के लिए भी। तो यहाँ पर तरनी का प्रयोग किसके लिए होगा? नौका के लिए। यहाँ पर अर्थ निकलेगा नौका। तो ऐसे समय में वर्षा काल में दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सब लोग नाव में नदी को पार करने में आनंद का अनुभव करते हैं या सुख का अनुभव करते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि इस वर्षा काल में नौका से नदी को पार करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। सीरी मतलब शीतल, सीरी घन छाह छाई वो चित धरियो है। और ऐसे समय में समस्त जनमानस किससे घिरा रहता है? बादलों की छाया से घिरा रहता है और उनका मन करता है कि वो इस जल वर्षण से अपने शरीर को बचाएं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो सेनापति कहते हैं, वापस पुनः देखिए सेनापति क्या कहते हैं, मेरे कविता की चतुराई तो देखिए। मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी, वर्षा ऋतु का वर्णन भी मैंने किसके समान कर दिया है? ग्रीष्म ऋतु के समान ही कर दिया है। किसके कारण से? श्लेष अलंकार के कारण से या श्लिष्टु के प्रयोग के कारण से। ये जो व्याख्या गई है किस दो भागों में, एक तो वर्षा ऋतु के संदर्भ में, एक गई है ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में। तो ये व्याख्या खत्म होती है यहाँ पर। अब देखिए, अगर आपको मेरा जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छी तरीके से, तो आप मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दिए गए आई बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। सेनापति का तीसरा पद संबंधित है वर्षा ऋतु से ही। वर्षा ऋतु में जो श्रावण का महीना होता है, इसके अंदर का इसमें वर्णन किया गया है। तो आप जब व्याख्या करते हैं तो उसके अंदर प्रसंग में जब हम लेते हैं तो सेनापति द्वारा रचित इस अवतरण में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? वर्षा ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु में सावन महीने का वर्णन किया गया है। तो देखिए, दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोरते। दोनों पंक्तियों को हमने पढ़ा है। दामिनी मतलब क्या होता है? बिजली, ठीक है। तो इसमें एक जो विरहणी नायिका है वो अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है, दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम। दामिनी, हे सखी, दामिनी मतलब बिजली चमक रही है, दमक मतलब चमक रही है, सुरचाप की चमक। सुरचाप किसके लिए कहा गया है? सुरचाप इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष भी आकाश की शोभा बढ़ा रहा है। घटा की झमक अति घोर घन घोर थे, और बादलों की घटाएं, जो बादलों की घटाएं हैं वो चारों तरफ घनघोर रूप से गरज रही हैं। कोकिला कलापी कल पूजत है जित तित। कोकिला कोयल, कलापी मोर। कल मतलब मधुर, कल मतलब मधुर, पूजत कूकते हैं, जित तित इधर उधर। कोयल मोर मधुर आवाज में कूकते हैं इधर उधर। कोयल और मोर श्रावण मास में वर्षा ऋतु आने पर इधर उधर मधुर आवाज में कूकते हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोरते। सीकर जल की बूंदों से, शीतल हो गई है। समीर मतलब हवा, झकोर मतलब झोंके। हवा के झोंके जल की बूंदों से संपर्क में आने के कारण से क्या हो गए हैं? शीतल हो गए हैं। सेनापति आवन कहो है मन भावन सु। सेनापति कहते हैं कि विरहणी नायिका अपनी किससे कहती है? सखी से कहती है कि हे सखी, ऐसे समय में श्रावण मास में मन भावन में, यानी कि प्रियतम, मेरे प्रियतम ने मुझे आने को कहा है। लाग्यो तर सावन वीर जूर जोरते। और ऐसे समय में श्रावण मास में मतलब वर्षा ऋतु के कारण से मुझे विरह का ज्वर, विरह जूर मतलब विरह का ज्वर, मुझे अत्यधिक तरसाने लगा है। आयो सखी सावन। सखी क्या कहते हैं? वो विरहणी नायिका अपनी सखी को कहती है कि हे सखी, सावन आ गया है। मदन मतलब कामदेव, सर सावन। ऐसे में कामदेव भी मन को क्या कर रहा है? व्यथित कर रहा है और मन में
काम भावना उद्दीप्त हो रही है। लगियो है बरसावन सलिल चहु ओर ते, चारों ओर वर्षा का जल फैल रहा है, चारों ओर वर्षा की झड़ी लग रही है। सेनापति द्वारा रचित चौथे पद में शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। इसमें देखिए शीत ऋतु को किसके समान बताया गया है? सेनापति के समान। ऐसा सेनापति जो अपने दल बल के साथ चढ़ाई कर लेता है। देखिए कवि क्या कहते हैं, शीत को प्रबल सेनापति को भी चढ़ियो दल। शीत क्या है? एक प्रबल सेनापति के समान है। शीत ऋतु क्या है? एक प्रबल सेनापति के समान है जिसने अपने दल बल सहित चढ़ाई कर दी है। निबल अनल गयो सूर्य सिय राय के, और ऐसे समय में शीत ऋतु में क्या हो जाती है? निबल, निर्बल, ठीक है। अनल मतलब आग, आग भी क्या हो जाती है? निर्बल हो जाती है, यानी कि आग भी कमजोर पड़ जाती है। गयो सूर्य सिय राय के, सूर्य मतलब सूर्य, सिय राय मतलब शीतल, ठीक है। सूर्य सिय राय के, सूर्य भी शीतल हो जाता है, यानी कि सूर्य की गर्मी भी हमें शीतलता प्रदान करती है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, और ऐसे समय में शीतकाल में क्या लगती है? जो शीतकाल की हवा क्या लगती है? ऐसा लगता है जब हवा चलती है तो वो क्या लगती है कि पैनी तीर बरसा रही हो। बहुत ऐसा लगता है कि हवा पैनी तीरों को बरसा रही है। गर्म भवन कोनन में जाई के, भवन मतलब भवन, कोनन मतलब कोने, और गर्म हवाएं किसी भवन के कोने में जाकर छिप जाती हैं। धूम नैन बहे, धूम मतलब धुआं, धुआं चारों तरफ व्याप्त रहता है। कोहरा, सर्दी में कोहरा जिस तरीके से चारों तरफ व्याप्त रहता है, लोग आग पर घिरे रहे। लोग क्या करते हैं? सर्दी से बचने के लिए आग को चारों तरफ घेर करके बैठ जाते हैं। जिस आपने देखते हैं ना कई बार कि अलाव ताप रहे होते हैं लोग, तो लोग सर्दी से, शीत ऋतु से बचने के लिए लोग आग के चारों तरफ उसको घेर करके बैठ जाते हैं। ये सो लगाई रहे नेक सो लगाई के, और आग को चाहते हैं कि वो अपने हृदय से उस आग की गर्मी को लगा करके अपने शरीर को गर्म कर लें। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, और ऐसा लगता है कि लोग इस महान शीत से, इस महाशीत से, यानी कि अत्यधिक सर्दी से भयभीत होकर के, ठीक है, महाशीत, इस अत्यधिक सर्दी से मानो भीत मतलब भयभीत, सब लोग इस अत्यधिक सर्दी से भयभीत होकर के ते पसारी पानी, अपने हाथों को पसार करके, ठीक है, छतिया की छां राख्यो पाउक छिपाई के। पाउक मतलब क्या होता है? पावक, पावक किसको कहते हैं? आग को। छतिया की छां राख्यो पाउक छिपाई के, इस आग से, हाथों से आग को सेक करके छतिया की छां, अपनी छाती की छाया में, छाती की छाया में, पाउक मतलब आग को छिपा करके रखना चाहते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि लोग इस आग को सेक करके, आग पर हाथ सेक करके उस गर्मी को अपनी छाती की छाया में छिपा करके रख लेना चाहते हो। तो ये हमारी पूर्ण हुई किसकी व्याख्या? सेनापति की व्याख्या। सेनापति का संपूर्ण ऋतु वर्णन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दिया गया आइकन बटन भी दबाना ना भूलें।